नमस्कार मेरे कुछ कही और कुछ अनकही के श्रोताओं। अक्सर ही मैं आपसे कुछ जोश भरी बातें करती हूँ, कुछ हंसी खुशी की बातें करती हूँ, पर कई बार कुछ चीज़ों को पढ़ने के बाद मन इतना व्याकुल हो जाता है कि मन करता है कि उसको भी आपको सुनाऊं। ये जीवन के वो सच हैं जिनके लिए हम लोग क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। चलिए, किसी का दर्द ले सके तो उधार इस बात पे आधारित आज मैं एक वृद्धाश्रम का वर्णन आपके साथ करना चाह रही हूँ। आंखों देखा वर्णन है, किसी राइटर डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी ने किया है, जो कि उस वृद्धाश्रम में काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस वृद्धाश्रम का आंखों देखा वर्णन। वार्ड का माहौल शोरगुल और व्याकुलता से भरा हुआ था। बेड नंबर 5 पर कांपता हुआ एक आदमी पड़ा था, जिसका शरीर ऐंठा हुआ था और मुंह से झाग आ रहे थे। दर्द से कराहते हुए सिर्फ एक रट लगाए हुए था, शाइनी को बुला दो, शाइनी को बुला दो। इसी बीच देखा व्हील चेयर पर बैठी एक युवती तेजी से दर्द से कराहते हुए उसकी ओर दौड़ी। बेड नंबर 10 पर पड़ी एक महिला भी लंगड़ाते हुए पास में पड़े बेड की रॉड का सहारा लेते उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगी। उसे अतिरिक्त चिकित्सा सहायता की ज़रूरत थी, जो वहाँ मेडिकल ऑफिसर और नर्स की अनुपस्थिति के कारण संभव नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर होने के नाते मैं तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। मुझे देखते ही उसने वही सवाल दागा, शाइनी आ रही है ना? व्हीलचेयर पर बैठी युवती ने इशारों में कुछ कहा और मैंने समझकर तपाक से कह दिया, हाँ शाइनी आ रही है। व्हीलचेयर पर बैठी युवती के हाथों में भरी सिरिंज थी। मैंने इस व्यक्ति का हाथ कसकर पकड़ा ताकि युवती उसे इंजेक्शन लगा सके। उसकी नब्ज कमजोर और सांस धीमी होने लगी थी। तभी एक नर्स ऑक्सीजन सिलेंडर की ट्रॉली खींचते हुई हमारी ओर दौड़ी चली आई। ऑक्सीजन पर रखकर हमने उसके चेहरे से खूनी झाग पहुँचे। वो अब धीरे धीरे शांत होने लगा था, पर मुंह पर शाइनी के लिए उसकी पुकार कायम थी, धीमे धीमे आहिस्ता होती हुई। इसी बीच किसी ने आकर बताया कि बाथरूम में कोई गिर गया है। नर्स को लेकर मैं वहां भागा। देखा बेड नंबर 12 का बूढ़ा आदमी गीले फर्श पर खून से लथपथ सिर के बल पड़ा है। यह इंसान बाथरूम की दीवार पर अपना सिर तब तक पीटता रहा जब तक बेहोश नहीं हो गया। बाथरूम में उसके अलावा मौजूद एक और बूढ़ा व्यक्ति था, जो बेहद कमज़ोर होने के कारण मदद के लिए जोर से चिल्ला भी नहीं पाया। लिफ्ट न होने से हमें घायल को स्ट्रेचर पर लेटाकर सीढ़ियों से नीचे एम्बुलेंस तक लाना पड़ा, जहां मैंने देखा कि उसके हाथों में जकड़ा फ़ोन। सांसें उखड़ती देख एम्बुलेंस ड्राइवर को मैंने तत्काल पास के सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा। फ़ोन चेक किया तो देखा कि पिछले कई दिनों से वो किसी प्रिंस और रानी को लगातार कॉल कर रहा था, उसका बेटा और बेटी। प्रिंस इसी बेड नंबर 12 वाले का बेटा है, जो ओमान की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। प्रिंस ने फ़ोन पर जानकारी दी कि वो अमेरिका जा रहा है और अपनी बहन रानी को पिता से मिलने के लिए कहेगा। नर्स ने बताया कि रानी एक बैंक में मैनेजर है और शेल्टर होम से कुछ ही दूरी पर रहती है। 6 महीने पहले उसने पिता को यहाँ भर्ती कराया और फिर कभी उससे मिलने नहीं आई। संपर्क करने पर रानी ने ये कहकर कि अभी ऑफिस की मीटिंग है और शाम को ही आ सकूंगी, फ़ोन काट दिया। व्हीलचेयर वाली लड़की की कहानी बेहद दुखित थी। माँ के गृहिणी और पिता के दिहाड़ी मजदूर की ये बेटी विदेश जाने की ख्वाहिश के साथ जब बीएससी नर्सिंग के 3रे वर्ष में थी तो सनकी प्रेमी ने कॉलेज की छत से उसे नीचे धक्का दे दिया। गंभीर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के कारण उसके दोनों पैर पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गए और उसकी हंसती खेलती और दौड़ती जिंदगी व्हील चेयर पर आ गई। देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए कॉलेज के सीनियर नर्सिंग स्टाफ ने ही उसकी देखभाल करी। फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेकर उसने अब इस वृद्धाश्रम में काम करना शुरू कर दिया। अब ये लड़की गरीब माता पिता का खर्च भी वहन करती है। वो वार्ड के सभी बुजुर्गों और बीमार मरीजों की आंखों का भी तारा है। इसी लड़की से मुझे बेड नंबर 5 के बारे में पता चला। ये शख्स परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, जिसकी कंपनी से उसकी पोस्टिंग उसके शहर से करीब 4000 किलोमीटर दूर कर दी थी और बहुत दूरी होने के कारण वो काम से 3 साल में एक बार ही घर आता था, वो भी महज 2-4 दिनों के लिए ही। शाइनी उसी की बेटी है। बेटी की याद पर एक बार वो बिना छुट्टी लिए हमेशा के लिए घर लौट आया। आर्थिक संकट की वजह से पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। मिर्गी की शिकायत हो गई, जिसके दौरे जब उसे बार बार पड़ने लगे तो पत्नी ने यहाँ लाकर छोड़ दिया। अब ये शख्स हर दिन शाइनी के इंतज़ार में उसका नाम रटता रहता है। उधर शाइनी और उसकी माँ ने इसका नंबर ब्लॉक कर रखा है। ये केरल में मार्थोमा एपिस्कोपल जुबली मंदिरम कोट्टाकारा में एक वृद्धाश्रम का दृश्य है।
विचारों में अभी ये सब चीज़ों को देखकर झंझावत चल ही रहा था कि देखा कि आश्रम के पास डॉक्टरों को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसे नर्सों की मदद से चलाते हैं वो स्वयं सेवक, जो वेतन से नहीं बल्कि जुनून से प्रेरित हैं। अधिकांश वृद्धाश्रमों में आप इसी तरह की कहानियाँ पाएंगे। यही सब सोच रहा था कि देखा कि बेड नंबर 10 पर पड़ी बूढ़ी अम्मा लंगड़ाती हुई किचन से चाय के लिए कप और फ्लास्क लेकर आई। बातचीत से पता चला कि दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो 5 वर्ष दुबई में टीचर रही। पोते पोतियों की फ़ोटो दिखाते हुए बहुत गर्व से उन्होंने बताया कि दोनों बेटियां PhD हैं और अमेरिका और जर्मनी में सेटल हैं। हालांकि पोते पोतियों से मिलने का मौका भी तक नहीं मिल पाया है। बूढ़ी अम्मा इसी बीच अनियंत्रित मधुमेह के कारण गैंग्रीन की चपेट में आ गई हैं, जिसके कारण एक पैर काटना पड़ा है। पति के कैंसर के इलाज में उनकी सारी बचत खत्म हो जाने से आर्थिक विपन्नता के कारण अब वो काम यहीं करने लगी हैं। बेटियों से संपर्क होता है। प्रश्न पर उनका जवाब है, अब यही परिवार है जो मुझसे बहुत अधिक प्यार करता है, पर उनके मन में आवेग चल रहा है जो दिखता है उनकी आंखों से निकले आंसुओं की बाढ़ से। चाय की अंतिम चुस्की ले ही रहा था, तभी नर्स आई बताने की बेड नंबर 12 वाले की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। सुनते ही दिल बैठ गया कि एक जिंदा दिल इंसान अपने राजकुमार और राजकुमारी का इंतजार करते करते मर गया, जबकि एक दूसरा इंसान अपनी शाइनी को देख पाने की उम्मीद में बेहोश पड़ा हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने अनायास ही मेरे मन में चल रहे मंथन को भांप लिया और मूड बदलने के लिए एक और कप चाय की पेशकश कर दी, ये कहते हुए कि ये सब घटनाएं अब उसे परेशान नहीं करती, उसे खुश रखती हैं, बस एक प्याला चाय। ये कहानी पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाती है, संबंधों को तार तार करती हुई कहानी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे आने वाले समय में इस तरह की कहानियाँ कम से कम सुनाई दें, कम से कम दिखाई दें। बच्चे अपने माता पिता को बोझ ना समझें, उन्हें प्यार करें। धन्यवाद मेरे कुछ कही और अनकही के श्रोताओं।